चलिए बच्चों, अब हम लोग 10th क्लास का जो ज्योग्राफी है उसका फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं उसके उपयोग को देखते हैं। और सबसे पहला इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें एक भूगोलविद थे जिसका नाम है जिमेरन, और उसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। प्रसिद्ध जो भूगोलविद थे जिमेरन, उसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं, तो संसाधन होता है क्या कि वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे संसाधन कहते हैं। और संसाधनों का वर्गीकरण में देखेंगे हम लोग, तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन का वर्गीकरण कई प्रकार से होता है, जिसमें से सबसे पहला जो है ये है हमारा उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पर एक होता है जैव और दूसरा होता है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या होता है? जैव संसाधन वह संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है और सजीव के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसमें, उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन में जैसे दोस्तों आ गया आपको ये मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, मछली, पशुधन और अन्य सभी प्राणी, ये सभी आ जाते हैं। उसके बाद अजैव संसाधन में हो जाते हैं। अजैव संसाधन में आपको अजैव संसाधन में आ जाता है जितना भी निर्जीव वस्तु का समूह होता है, ये सब अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे होता है चट्टानें, धातु और खनिज। अब हम लोग देखेंगे फिर नेक्स्ट कि उपयोगिता के आधार पर, यानी हम लोग जो उपयोग करते हैं उसके आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। और उपयोगिता के आधार पे जो संसाधन होता है ये होते हैं, उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, एक होता है नवीकरणीय और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किए जाते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि इसमें क्या सब आ गया नवीकरणीय संसाधन में आपको आ गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी। तो ये सब देखिए, सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा का हम लोग कितना भी खपत करें ख़त्म नहीं होता है, वो फिर से रिन्यू होते रहता है। पवन ऊर्जा में भी वही होता है, जल में भी वही होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन के बारे में देखेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होता है जो एक बार उपयोग होने पर पुनः निर्मित नहीं होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हो गया आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
अब है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या हुआ? व्यक्तिगत संसाधन, तो व्यक्तिगत संसाधन वह संसाधन जिसका उपभोग करने का अधिकार या जिसका उपयोग करने का अधिकार किसी व्यक्ति को होता है। किसी पर्सनल, यानी नहीं कहते कोई भी पर्सनली जो किसी व्यक्ति का होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड, भूमि, घर, अन्य जायदाद, बाग बगीचा, ये सारा कुछ। तो ये हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे फिर सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होता है? तो वह संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन। किसी खास समुदाय, जैसे कि किसी गांव का कोई पंचायत भवन है, सार्वजनिक पार्क है, पिकनिक स्थल होता है, खेल का मैदान होता है, मंदिर होता है, मस्जिद होता है, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब पे क्या होता है कि मस्जिद पे जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो सब जाके पढ़ते हैं और अपना नमाज पढ़ते हैं, यानी उसका पूजा पाठ वहाँ होता है। मंदिर में जितने भी हिंदू होते हैं उनके होते हैं पूजा पाठ, और गुरुद्वारा में जितने भी चर्च होते हैं वो सब, गुरुद्वारा में जितने भी सिख होते हैं वो जाते हैं और चर्च में जितने भी सिख होते हैं वो सब जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जितने भी चर्च समुदाय के लोग हो गए, जितने भी सिख समुदाय के लोग हो गए, जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हो गए, जितने भी हिंदू समुदाय के लोग हो गए, और किसी गांव के जितने सभी बच्चे हो गए, तो ये सभी है ना, किसी गांव के पूरे समुदाय के व्यक्ति हो गए। तो इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे सामुदायिक संसाधन। नाम से ही स्पष्ट है, इस सब में ज़्यादा इस सबको रट्टा नहीं मारने का जरूरी है। आगे है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो किसी देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन जिस पर सरकार का वैधानिक हक होता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि रेलवे अथवा सड़क की भूमि, सरकारी भवन कोई भी होता है, etc। अब आगे हम लोग देखेंगे फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में क्या आ जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में कि वह संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था अनुसंधान हेतु करती है एवं 200 किलोमीटर तटरेखा से दूर स्थित होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक है इसी से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखना है। एक है अपवर्जक क्षेत्र। अपवर्जक क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे अपवर्जक क्षेत्र को। अपवर्जक क्षेत्र क्या है? अपवर्जक क्षेत्र यह है कि किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र या अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। ये सब जैसे कि यहाँ दे दिया है ना, 200 किलोमीटर के दायरे में भूमि, खनिज, जल संसाधन, वन, ये सब है ना, भूमि, जल संसाधन, वन, और ये सब जितने भी 200 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, वन हो गया, ये सारा कुछ। धन्यवाद। अब फिर हम अगले वीडियो में आप लोग को इससे आगे कंटिन्यू रखेंगे।